नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम प्रबोध में। सूचना, सोच और समाधान हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित है मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जैन जी, और आज हम उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड किस तरीके से मध्य प्रदेश के नागरिकों को उनका आशियाना दिलाने में मदद कर रहा है और किस तरीके से नई नई आवासीय योजनाएं मध्य प्रदेश में संचालित हो रही है, उस पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार ओम प्रकाश जैन जी, आपका हमारे प्रबोध कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आप एमपी हाउसिंग बोर्ड के बतौर अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ही जिम्मेदार वाला आपके पास एक ऐसा विभाग है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि जीवन में उसका एक घर बनना चाहिए, तो जिम्मेदारी बहुत है। लेकिन राजनीतिक जीवन जहाँ से आपने शुरुआत की, मैं उस समय से थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि कैसे आप राजनीतिक जीवन में आए। आपके माध्यम से सारे दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, आपकी पूरी टीम को नमस्कार करता हूँ। और जीवन में व्यक्ति का कोई एक निश्चित ट्रैक बनाकर चलना, ऐसा विषय सामाजिक रूप से बनता नहीं। पर चूँकि आपका प्रश्न है कि इस क्षेत्र में आए कैसे, तो समय काल परिस्थिति में बहुत सारे परिवर्तन जीवन में देखे और सहे हैं। शुरुआती दौर में एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते, संघ के स्वयंसेवक के नाते अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की। उसमें काम करते करते निश्चित रूप से बीच का टेन्योर मेरा शिक्षकी जीवन के रूप में आगे बढ़ा। और जब मैं शिक्षकी जीवन में काम करता था तब भी लगातार मैं अपने मूल संगठन से जुड़ा रहा, लगाव मेरा रहा। समय समय पर संगठन ने अगर मुझे कोई निर्देश दिया तो उसका पालन भी मैंने शासकीय सेवा में रहते हुए भी करने का 100% प्रयास किया। शिक्षकी काम करते करते जब संगठन को लगा कि कार्यकर्ता ठीक है, तो एक निश्चित समय के बाद में संगठन ने मुझे निर्देश दिया कि अगर एक विषय है फार्मेसी काउंसिल, फार्मासिस्ट का एक विषय है, उस विषय को, चूँकि मैं बचपन से एक दवाई की दुकान में नौकरी किया करता था, तो उस विषय को अच्छे से समझता था, मेरे जीवन में वो विषय उतर गया था। तो इसके कारण संगठन ने बोला कि इस विषय को आप समझते हो, इसलिए इस विषय में अगर काम कर सकते हो तो नौकरी छोड़ के इधर चले जाओ। उस समय अध्यक्ष के तौर पे आपने काम किया, उस समय ऐसी कौन सी उपलब्धि थी जो आपको एक संतोष प्रदान करती है? मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल उस समय 80-85 हज़ार रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की एक संस्था है, और हमारा काम सिर्फ दवाई के लाइसेंस के लिए सर्टिफिकेशन जारी भर करना काम है। लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी दूसरी होती है, हम तो क्वालिफिकेशन सर्टिफाई करते हैं। तो जब मैं संस्था में आया था तो ऑफलाइन सारी व्यवस्थाएं थी, और इस ऑफलाइन व्यवस्थाओं में सारे प्रदेश के जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनको बार बार ऑफिस में आना, चक्कर लगाना, और कभी कभी स्वभाव है मनुष्य का कि 3 बजे ऑफिस पहुंचा और 5 बजे ऑफिस बंद होने का समय हुआ तो उसका काम पूरा नहीं हुआ, फिर रात को रुकना, ये सारा सिस्टम एक परेशान होता था व्यक्ति। तो मेरे मन में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है डिजिटल इंडिया का, उस सपने को यहाँ पर इस छोटी संस्था पर कैसे लागू किया जा सकता है। तो वैसा सोच के विभाग ने सहयोग किया, और मैंने 100% ऑनलाइन पंजीयन और रिन्यूअल के अलावा अगर किसी को संशोधन भी करना है अपने रजिस्ट्रेशन में, तो ऑनलाइन आवेदन का मैंने एक पूरा फॉर्मेट बनाया, और उसके माध्यम से जब तक मैं वहाँ रहा तब तक मैंने फार्मेसी काउंसिल को 100% ऑनलाइन करके, पूरे हिंदुस्तान में हमारी पहली मध्य प्रदेश की फार्मेसी काउंसिल थी जिसने 100% ऑनलाइन काम शुरू कर दिया था। दवाई का मामला है, लोगों की ज़िंदगी का सवाल होता है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि अगर ऑनलाइन सेवाएं हो जाती है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। बिल्कुल। और सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अलग अलग चुनावों में आपने अलग अलग जिम्मेदारियाँ निभाई है संगठनात्मक रूप से, तो इन सब जब जिम्मेदारियाँ निभाते रहे तो इस जो आपका राजनीतिक जीवन रहा, इसमें आपने कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी होगी, तो क्या आपने ऐसी चीज़ें सीखी है कि जो आपके जीवन को आज आगे बढ़ा रही है? कबीरदास जी का एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और उसी दोहे को अंगीकार करते हुए संगठन के दिए हुए कामों को, संगठन के दिए हुए के निर्देशों को सतत सक्रियता से अपनी संपूर्ण जवाबदारी को समझते हुए
काम करने का अपना एक अनुभव होता है, और अनुभव ही नहीं होता है तो एक परिपक्वता भी मनुष्य में आती है। परिपक्वता नहीं आती है और इसके साथ में परिणाम लाने की क्षमता भी संगठन में काम करते करते पैदा हो जाती है। और जैसे कि सर आप उज्जैन से संबंध रखते, ताल्लुक़ रखते हैं, और उज्जैन में जो भी रहता है धार्मिक रूप से परिपूर्ण रहता है और उसके अंदर एक अलग ही जीवन दर्शन की भावना रहती है। तो आपकी सामाजिक सेवा में जीवन दर्शन का कितना महत्व है, ये बताइए? देखिए, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बाबा महाकाल की नगरी में मुझे आश्रय मिला हुआ है। बाबा महाकाल की नगरी में दिनचर्या की शुरुआत अगर हम हमारे शहर की देखें तो बाबा महाकाल की भस्म आरती से होती है, और भस्म आरती 1-1.5 घंटे की होती है। उस 1.5 घंटे की भस्म आरती में पूरा सृजन बताया जाता है, और उस सृजन को वापस से जब भस्म से आरती हो जाती है उसके बाद फिर उस पूरे सृजन को विसर्जन भी वही व्यक्ति करता है जिसने सृजन किया है। तो वहाँ से बाबा महाकाल की भस्म आरती हमको ये सिखाती है कि ये चक्र है, आना जाना भी चक्र है, जैसे कालों का काल महाकाल ऐसा बोलते हैं, तो आना जाना भी चक्र है, जीवन भी एक चक्र है, और दिनचर्या भी अपनी एक चक्र है। तो इतना आध्यात्मिक भाव से जिस शहर का संदेश वहाँ के निवासियों को मिलता है तो बड़ा आनंद का विषय तो होता ही है। मैं अब ये भी जानना चाहूँगी कि आप अपने क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहें और उनके लिए आपने क्या काम किया अपने क्षेत्र के लिए, वो आप बताइए, फिर इसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। देखिए, मैं तो सेवा के क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ, इसलिए की गई सेवा को याद नहीं रखता। ये मैं कहने की स्थिति में हूँ कि मैंने किसके लिए क्या किया है ना, इसलिए। लेकिन हम उज्जैन की जो जनता है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उज्जैन की जो हमारी उम्र की जनता है उनसे मैं ये, मध्य प्रदेश की या देश की कोई भी जनता है, हमारे उम्र के लोग हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि वर्तमान में अभी जो JNG वाला विषय सामने आया था है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमारी पीढ़ी को भी सतर्क रह के संस्कारों के रोपण का काम करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से समाज के क्षेत्र में लोगों को आग्रह करता हूं कि जो नई पीढ़ी है उसको संस्कारों का रोपण करने के लिए हम सब ने आगे आना पड़ेगा। जी जी जी, मतलब संस्कार सिखाना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कि वर्तमान पीढ़ी संस्कारहीन है, मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन संस्कार उनमें है। उन संस्कारों को और रूप, जैसे एक पौधा हम लगाते हैं तो उसमें जब तक हम खाद पानी नहीं डालें तब तक उसकी वृद्धि नहीं होती, तो वो खाद पानी डालने की व्यवस्था हमारी पीढ़ी ने करना पड़ेगी। तो सर यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद हम आपसे जानेंगे कि जो मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की जो जिम्मेदारी आपके पास है उसका निर्वहन किस तरीके से आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट टाइम आपके महुआ में आई, बहुत अच्छा बनाया है, मतलब सोचा नहीं था उससे अच्छा है। सबसे अच्छा है कि आप नेचर के बीच में अगर कुछ करते हैं तो आपको अंदर से खुशी मिलती है। योगा सेशन बहुत बढ़िया रहा, हम सब ने बहुत एंजॉय किया और बहुत छोटी छोटी चीजें भी सीखी सर से। योगा तो हम लोग वैसे भी करते रहते हैं रूटीन में, लेकिन ये जंगल में आके इस तरह से प्रकृति के बीच में योगा करने का आनंद बहुत बिल्कुल अलग है। फ्रेगनेंस बहुत अच्छी थी। जब हम श्री आश्रम के ऊपर देख के योग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बस निहारते रहें। यहाँ पर जो एनवायरनमेंट नेचुरल ब्यूटी के बीच में हमने योगा किया, बहुत अच्छा बना हुआ है ये, और पूरा महुआ के पेड़, महुआ की खुशबू के बीच में हमने योगा एंजॉय किया। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे, ये बिल्कुल फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल रिसोर्ट है। तो यहाँ पर आप आइए तो ऐसा लगता है कि हम अपने आप से जुड़ गए हैं, प्रकृति से जुड़ गए हैं, जिससे हम बने हुए हैं उन्हीं के बीच में है। कोई कृत्रिमता, कोई प्रदूषण, कोलाहल, जो प्रदूषण है उनसे दूर होकर शरीर अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है उसके साथ। इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी जगह और इन वृक्षों के बीच में
और फिर योगा, मैं तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। शारीरिक रूप से तो हम लोगों को जोड़ ही लेते हैं, कहीं पे भी शारीरिक एक्सरसाइज तो हम कहीं भी करा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आके मैंने देखा कि लोग मन और आत्मा के स्तर पर पहुँच रहे थे। लोगों को मैंने कहा कुछ ना करें, ना कुछ करने की सोचें, तो वो उसी स्थिति में पहुँच गए थे। जो योग निद्रा है, शवासन है, ध्यान है, वो यहाँ से अच्छा कहीं नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छा स्थान है। तो सर, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपकी जो अभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास है, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के आप अध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो जब से आपने कार्यभार संभाला तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रही है? मध्य प्रदेश सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुझे एक महती जिम्मेदारी दी है। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनका भी सपना है, डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी, उनका भी सपना है कि इस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के सर पर छत होना चाहिए। तो उस भाव से काम करूंगा। और अगर हम आज की बात करें तो कौन कौन सी आवासीय योजनाएं चल रही है कि जिसका सीधे लाभ आम नागरिकों को मिल रहा है? हाउसिंग बोर्ड अलग अलग तरीके से काम करता है। ऐसा स्थान, ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध है और जिनके भवनों का उम्र खूब हो गई है, 60 साल, 70 साल, 50 साल की उम्र हो गई है। तो चूँकि अब वो जर्जर स्थिति में है, तो उसके लिए सरकार की एक योजना है रीडेंसिफिकेशन की, कि उनको हम एक तरीके से ऐसा एक एरिया में बनाएं और बनाने के लिए बदले में हम टेंडर निकाल कर और कुछ ठेकेदारों को बुलाएं और वो अपनी पैसा लगाए, हमको अपनी जो हमको चाहिए वो बना कर दे और बदले में हम उनको कुछ CLP उपलब्ध कराएं। ऐसा एक सिस्टम है, उसका हमने रीडेंसिफिकेशन है। वो सरकार की साधिकार समिति के पास जाकर वो होता है। दूसरा होता है रीडेवलपमेंट। हाउसिंग बोर्ड ने लंबा समय हो गया, 1972 से काम कर रहे हैं, 50-52-54 साल हो गए। तो जो भवन पुराने बनाए हैं वो आज जर्जर स्थिति में है, तो उनको भी फिर से रीडेवलप करने के लिए हाउसिंग बोर्ड की योजना रहती है कि नए सिरे से उसको फिर से बनाएं। उसके लिए भी जो वर्तमान यूनिट्स के या इकाइयों के या भवनों के जो ऑनर रहते हैं, उनसे सहमति लेने के बाद उनके पास जो वर्तमान उपलब्ध कारपोरेट एरिया, उसमें 10-15%, 20% ज़्यादा उपलब्ध करा के बना के देने का एक योजना है हमारी, वो हम लगातार करते रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो मूल काम है वो है हमारा कॉलोनाइजिंग, वो हम करते ही हैं। उसमें हम कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, उसमें हम भवन भी बनाते हैं, उसमें हम फ्लैट्स भी बनाते हैं। वो हमारा रेगुलर काम चलता ही है। अभी 2000 के बाद में हाउसिंग बोर्ड को इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द भी जोड़ा हुआ है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिए कि हाउसिंग बोर्ड को इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करना है, उस तरफ हम काम देख रहे हैं। तो सर, जिस तरीके से आवासीय योजनाएं चल रही है मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की, इसमें अगर हम बात करें निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग, इनके लिए कौन सी आवासीय योजनाएं शुरू की है कि जो उनकी आय के हिसाब से उनके पास भी अपना एक खुद का घर हो? सरकार की अपनी मंशा और योजना है। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि गरीब व्यक्ति के सर पर जरूर छत हो, और उसके लिए हाउसिंग बोर्ड भी नो प्रॉफिट नो लॉस में भूखंड भी उपलब्ध कराता है गरीबों के लिए और भवन भी उपलब्ध कराता है। और मध्यम वर्ग की जब हम बात करेंगे तो नॉमिनल प्रॉफिट के साथ में हाउसिंग बोर्ड मध्यम वर्ग के लिए भी भवन और भूखंड दोनों उपलब्ध कराता है। भवन और भूखंड उपलब्ध कराने का हमारा एक पूरा, जैसे प्राइवेट कॉलोनाइजर का सिस्टम होता है वैसे ही सिस्टम, उसमें हमको जाना पड़ता है। हमारा रेरा रजिस्ट्रेशन होता है, इन टाइम हमको काम करना पड़ता है, इन टाइम हमको कब्जा देना पड़ता है। अब ये हो गया है कि हमने उन सारी चीज़ों को एक ऑनलाइन प्रोसेस में हम कैसे डाल पाएँ, इस विषय पर भी हम गहन अध्ययन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट आया हुआ है, जिस प्रोजेक्ट को हम लॉन्च कर रहे हैं, उसकी वर्तमान परिस्थिति, डे टू डे की जो परिस्थितियां हैं वो हमारे ग्राहक को पता लग जाए। ये भी हम उस ऑनलाइन सारा सिस्टम बनाने के लिए लगे हुए हैं। जो पुराने
लाखों की संख्या में हमारे ग्राहक हैं। उन ग्राहकों को अपना जैसे लीज़ है, लीज़ रिन्यूअल है, फ्री होल्ड कराना है, इन सब चीज़ों के लिए भी हमने फार्मेसी काउंसिल की तर्ज पर हमने यहाँ पर एक काम शुरू किया है कि हम अभी 100% जो फीस हमारी है, लीज रेंट है, वो ऑनलाइन जमा करना है। हमने उसको ऑफलाइन लीज रेंट को जमा करना बंद कर दिया है। पूरे प्रदेश में लीज रेंट हम ऑनलाइन लेने लगे हैं ताकि हमारे जो ग्राहक हैं उनको अच्छे से सुविधा उपलब्ध हो और उनका समय बर्बाद ना हो। जी जी जी, तो सर ये बहुत अच्छी उपलब्धि है, वैसे ही होना भी चाहिए क्योंकि नगर निगम का भी हम टैक्स भरते हैं तो वो भी ऑनलाइन भर रहे हैं और ये अच्छी व्यवस्था तो खैर हो ही गई है। लेकिन सर एक व्यवहारिक प्रश्न पूछना चाहूँगी, बेसिकली जैसे आपने लीज रेंट की बात करी है, तो अगर हाउसिंग बोर्ड लीज रेंट लेता है तो अगर उसके कुछ रिमाइंडर्स भी होते हैं कि हर साल देना है। मैं बतौर एग्जांपल इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि एमपी हाउसिंग बोर्ड की एक तवा कॉम्प्लेक्स बना ही हुआ है, वहाँ पर उनको लीज रेंट देना था, लेकिन वो अभी अगर उन्हें भरना है तो वो 50,000 का सर 30 लाख हो गया, 30 लाख 15% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में। और ये भी सर मैं 50,000 मेंटेनेंस वाली बात कह रही हूँ क्योंकि लीज रेंट भरने जाए तो बोले कि नहीं आपने मेंटेनेंस चार्जेस भरे नहीं है लीज रेंट रिन्यूअल के टाइम पे। तो जब मेंटेनेंस हुआ ही नहीं, मेंटेनेंस कभी हुआ ही नहीं और उसके लिए जो चार्जेस है जो सर्कुलर देना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो तो इस दिशा में आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको अपना हाउसिंग बोर्ड भी देखना है, आपको अपने कस्टमर भी देखना है, तो इस दिशा में आप क्या कहेंगे? ग्राहक तो भगवान है, उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। वो हाउसिंग बोर्ड का ग्राहक हो या किसी किराने की दुकान का ग्राहक हो, हमारे यहाँ तो संस्कार के ग्राहक को हम भगवान के रूप में देखते हैं। निश्चित रूप से आप संज्ञान में लाए हैं तो वैसे तो ऐसी समस्या आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई है तो उसका हल भी है। जैसे अभी मेरे ज्वाइन होने के बाद में जितना दंड ब्याज लगा हुआ है लीज पर, वो हमने 31 अक्टूबर तक दंड ब्याज माफ़ करके लीज रेंट साधारण ब्याज से लीज रेंट जमा करने का आदेश जारी किया है। तब जिन लोगों का लंबे समय से लीज बाकी है, 2 साल की भी लीज बाकी है, तो जैसे ही लीज बाकी होती है हम दंड ब्याज लगाना चालू कर देते हैं। तो हमने साधारण ब्याज पर, और 30 अक्टूबर तक आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ मैं, 30 अक्टूबर तक कोई भी हमारा ग्राहक साधारण ब्याज पर 30 अक्टूबर तक अपनी लीज रेंट भर सकता है। तो सर इसमें एक सर्कुलर भी निकला है, 98 में सर्कुलर निकला है कि 98 के पहले जितनी भी हाउसिंग बोर्ड की जो भी स्ट्रक्चर थे, जो भी भवन थे, उनका जो मेंटेनेंस है वो पुरानी दरों पे ही होगा, और जो 98 के बाद जितनी भी नई बनी है उनका जो मेंटेनेंस चार्जेस जो अभी आपने निर्धारित किए उस हिसाब से होगा कि लोग 15% है तो बार बार रिमाइंडर देंगे तो अपने आप भरेंगे, ये 15% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो लोग अवेयर रहेंगे। लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसा है कि जो 98 के पहले की है जो भवन, जैसे मैं तवा कॉम्प्लेक्स जिनकी बात कर रही हूँ, उनका 98 के पहले का भवन है, तो फिर 98 का जो सर्कुलर है वो क्या उनके ऊपर लागू होगा? नहीं, ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि जिस दिन हमने कोई भी बिल्डिंग बनाया और या कॉलोनी बनाई या मकान बनाया, जो भी हमने किया, हमने जैसे नगर निगम को हैंडओवर कर दिया तो फिर मेंटेनेंस हमारा नहीं है। हमने सोसाइटी को हैंडओवर कर दिया तो फिर मेंटेनेंस चार्ज हम नहीं ले सकते। बस हम तो उसी टेन्योर का लेते हैं कि जब तक वो हमारे पास वो स्ट्रक्चर है ना। लेकिन उसमें भी अगर कोई रिलैक्सेशन की बात आएगी तो सोसाइटी से हम लोग बात करेंगे, है ना। हमारे पास में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है और जब तक हैंडओवर नहीं हो समिति को या नगरीय निकाय को या पंचायत को, तब तक के लिए हम जरूर उसमें मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। और उसमें अगर कोई ऐसा विषय है कि जिसमें अभी तक जमा नहीं हुआ है तो उसको निश्चित रूप से देख के ग्राहक की संतुष्टि के अनुसार उसमें काम किया जाएगा। लेकिन सर एक चीज़ और भी देखने को मिली है, वो इसलिए आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं क्योंकि अब वो लीज रिन्यूअल करने गए तो ठीक है, उनको ये बताया गया कि आपका इतना बकाया था और इस पे ये सब लग गया, लेकिन अब कस्टमर को नहीं मालूम, अब वो तो टेंशन में आ जाएगा कि मुझे इतना सारा भरना पड़ेगा। तो इसमें जो संपदा वाले जो अधिकारी होते हैं, जो जिनका काम होता है कि सर्कुलर सबको पहुंचाए, ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, जो लोगों को अवेयर करना चाहिए। जैसे नगर निगम अवेयर करता रहता है कि आपको इस तारीख तक टैक्स भरना है और ये है, ऐसा हाउसिंग बोर्ड को भी ऐसे एक अवेयरनेस प्रोग्राम निकालने चाहिए जिससे कि लोग अवेयर रहे। आपकी सलाह निश्चित रूप से मानने योग्य है। अब हम इसमें 2 तरीके से काम करने की योजना बनाई जा सकती है। एक तो जब हम ऑनलाइन पूरा डॉक्यूमेंट खरीद रहे हैं तो अगर हमारे पास में ग्राहक का पर्याप्त मात्रा में नंबर और मेल आईडी होगा तो हम सीधा एक मतलब ऑटो जनरेटेड नोटिस भी
भेजा जा सकता है इस युग में, उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हमारा एरिया पूरा शहर नहीं होता है, नगर निगम का एरिया पूरा शहर होता है हमारा, तो जिस क्षेत्र में हमारी कॉलोनी उतरी हमारा एरिया, तो उस एरिया में जागरण के लिए हम 8 दिन 10 दिन प्रत्येक कॉलोनी में हम ये भी कर सकते हैं कि 8 दिन 10 दिन का हमारा एक अधिकारी कर्मचारी को भेज के कैंप लगा कर भी जो आपकी सलाह है उस पर हम काम करने के लिए विचार करेंगे। सर, अगर हम आज की बात करें कि आज के समय में हर किसी के पास मकान चाहिए या हम कहें कि घर चाहिए, तो इसके लिए अब सब लोग चाहते हैं कि हर तरीके की सुविधाएं हो उस कॉलोनी में, हरियाली भी हो, अलग अलग तरीके के क्लब हाउसेस हो, स्विमिंग पूल, मतलब कई सारी चीज़। तो इस दिशा में क्या काम हो रहा है, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हाउसिंग बोर्ड तो अपना एक स्लोगन बोलता ही है कि हम मकान नहीं घर बनाते हैं, और घर का अर्थ होता है कि उस जगह पर रह के वहाँ के रहने वाले लोगों को सुकून प्राप्त हो, है ना, शांति प्राप्त हो। अब रहा सवाल जो आप इसके अलावा क्लब हाउस और इन सुविधाओं की जब बात कर रहे हैं, तो उन सुविधाओं की व्यवस्था बनाने के लिए या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विषय और अलग अलग कॉलोनियाँ हैं जो जहाँ पर ये हम सब व्यवस्थाएं बनाते भी हैं। लेकिन फिर जैसे अगर हम अभी अपने बहुत अभावग्रस्त बंधुओं के बीच में अगर हम बात करने जा रहे हैं, तो हमको उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस में हम इनको भवन कैसे उपलब्ध कराते हैं। मध्यम वर्गीय लोगों के बीच में अगर हम हाउसिंग बोर्ड की बात करना चाहेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि मिनिमम प्रॉफिट में हमारे इन बंधुओं को हम आवास या आश्रय स्थल कैसे उपलब्ध करा दें। तो वहाँ पर जो ये 2 वर्ग है, इन 2 वर्गों में ये अपेक्षाएं नहीं होती कि हम वहाँ क्लब हाउस बनाएं, है ना, लेकिन जहाँ क्लब हाउस बनाना है वहाँ क्लब हाउस बनाएंगे, और वहाँ जिम होना चाहिए या और भी कोई नेचुरोपैथी का सेंटर होना चाहिए, तो उन सब को बनाने के लिए उस तरीके से हम कॉलोनियाँ बनाते हैं और उसमें हम डेवलप करते हैं। बिल्कुल, तो इस दिशा में भी आगे काम हो ही रहा है। और सर, अगर हम बात करें कि कई लोगों को शिकायत रहती है कि अगर उनके आवासों का आवंटन हो रहा है तो उसमें कोई कब्जे की वजह से विलम्ब होता है, तो उसको समय पर उसकी प्रॉपर्टी मिल जाए, उसके लिए कुछ आपने रणनीति तैयार की कि कैसे? देखिए, अब सरकारी स्तर पर रेरा कानून एक आया हुआ है, उस रेरा कानून के अंतर्गत हमने सारा प्रोजेक्शन देना पड़ता है कि हम कब कब क्या क्या किन किन सुविधाओं के साथ में उस कॉलोनी को डेवलप करेंगे और उसमें कितनी कितनी हम राशि लेंगे, है ना, वो दोनों उसमें तय होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं डिले है तो यस, हमारी जवाबदारी है ना, और इस जवाबदारी को हम मना नहीं कर रहे हैं, इस जवाबदारी को हम निभाएंगे। कोई कमी होगी तो उसको ठीक करेंगे, क्योंकि हम तो यानी कुल मिला के हम हमारे ग्राहक को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम हैं, उसको दुखी करने के लिए नहीं है। इसलिए हमारे ग्राहक के चेहरे पर सदैव हमारे संपर्क में, हमारे हाउसिंग बोर्ड के संपर्क में आने के बाद उसके चेहरे पर खुशियाँ है। सदैव इस भाव से हम सारे कर्मचारियों को, सारे अधिकारियों को इस तरीके से निर्देश देते भी रहेंगे और उसी तरीके से उनसे अपेक्षा भी रखते हैं वो काम करें। और सर, अब यही मैं जानना चाहूँगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की बात करें कि मध्य प्रदेश को, विकसित मध्य प्रदेश का जो उनका विज़न है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने 2-2.5 साल का कार्यकाल देख लिया है ना, और उसमें हमको लगता है कि हम बहुत गौरव का अनुभव करते हैं कि एक वर्ष उन्होंने औद्योगिक वर्ष के रूप में रोजगार के उपलब्ध कराने के लिए पूरे विश्व में घूमकर और पूरे विश्व से उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में बुलाकर और बड़े बड़े उद्योग खड़े कर कर और रोजगार की व्यवस्थाएं हमारे बेरोजगार बंधुओं के लिए उपलब्ध कराई है। बड़ा काम किया उन्होंने, लाखों करोड़ों का निवेश, लाखों करोड़ रुपए का निवेश इस मध्य प्रदेश की भूमि पर, इस सरजमीन पर लाने का काम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तो निश्चित रूप से प्रदेश में इस वर्ष को वो कृषि वर्ष, किसान वर्ष के रूप में मनाने की बात करें तो जो हमारा विजन है लंबे समय से, हमारे संगठन का विजन है कि विकसित मध्य प्रदेश या विकसित भारत 2047 का भारत कैसा हो, तो वहाँ तक की सोच रखकर काम कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि सरकार जनता की सुविधा के साथ में, उपयोगिता के साथ में, उत्पादन में वृद्धि कैसे हो, जनता में आर्थिक उन्नयन कैसे हो और प्रदेश इस राष्ट्र में सबसे अग्रणी मध्य प्रदेश कैसे बने, इस दिशा में डॉक्टर मोहन यादव दिन रात लगे रहते हैं। और उसी के कारण जब समृद्धि आएगी तो मकान भी चाहिएगा,
समृद्धि आएगी तो सुविधा भी चाहिए। तो वो जब प्रदेश में समृद्धि आ रही है तो उसके लिए जो आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की बात है, उसके लिए हाउसिंग बोर्ड आगे होकर जवाबदारी लेता है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश मिलते हैं कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करेंगे। बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर आप काम कर रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और हमारे जो दर्शक हैं ज़रूर इस बात को सुनेंगे और एमपी हाउसिंग बोर्ड से जो भी उन्हें प्रॉपर्टी लेनी है वो ज़रूर बेझिझक लेंगे, क्योंकि आजकल आपको मालूम ही है कि कहाँ कहाँ बिल्डर्स लोग धोखाधड़ी करते हैं। बिल्कुल। एक निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से, मैं इस प्रदेश की जनता को निवेदन करना चाहता हूँ, सिर्फ हाउसिंग घर के लिए हाउसिंग बोर्ड पर भरोसा करें। हम जनता के भरोसे पर डॉक्टर मोहन यादव की मध्य प्रदेश की सरकार जनता के भरोसे पर सदैव खरी उतरी है और आगे भी खरी उतरेगी। आप हम पर भरोसा करें बस। तो आज के कार्यक्रम में आपने देखा कि कैसे मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड हमारे जो प्रदेश के जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से उन्हें आशियाना मिले उसके लिए आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी में लाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।